देश की सियासत के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है क्योंकि महादेव की नगरी काशी से आज लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से मैदान में हैं। नामांकन दाखिल करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गंगा पूजन किया और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी कोतवाल काल भैरव का आशीर्वाद लेने पहुंचे, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नॉमिनेशन फाइल किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ प्रस्तावक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में एनडीए नेता मौजूद थे। पीएम जब कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर निकले तो उनके साथ एनडीए के नेता भी नजर आए। लेकिन यहाँ ये समझना और समझाना जरूरी है कि पूर्वांचल में काशी फैक्टर क्यों और कैसे कितने जिलों में काम करता है। क्यों मोदी काशी आते हैं तो मेगा रोड शो करते हैं, तो आपको इसको हम विस्तार से बता दें कि पूर्वांचल में 21 जिले हैं, 26 लोकसभा सीटें हैं। सिर्फ पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश की आबादी के 32% लोग रहते हैं। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि पूर्वांचल ने देश को अब तक 5 प्रधानमंत्री दिए हैं। साथ ही कास्ट फैक्टर की बात की जाए तो पूर्वांचल में राजभर निषाद चौहान जाति का बोलबाला है और साथ ही ये इलाका पिछड़ा दलित पसमानदा बाहुल्य माना जाता है और यही विविधता इस इलाके को खास बनाती है। इनमें भी सबसे खास बात यह है कि ये महादेव की काशी है, जहां नॉमिनेशन के बाद शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। पिछले 10 वर्षों का नाता बरकरार रखते हुए एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से लोकसभा उम्मीदवार का पर्चा दाखिल कर दिया है। इस दौरान नामांकन कक्ष में पीएम मोदी के साथ उनके चारों प्रस्तावक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तो मौजूद ही रहे। साथ ही देश से कई राज्यों के मुख्यमंत्री और गठबंधन के कई साथी दलों के दिग्गज नेता भी इस दौरान पीएम मोदी के नामांकन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, चिराग पासवान, पशुपति पारस, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, चंद्रबाबू नायडू, उपेंद्र कुशवाहा, भूपेंद्र चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद पीएम मोदी सभी नेताओं के साथ नामांकन स्थल से एक साथ बाहर निकले और एकता का शक्ति प्रदर्शन कर विपक्ष को संदेश दिया। आज मैसेज मेरे प्रधानमंत्री के लिए था, उनका नामांकन है, प्राथमिकता उनके नामांकन की थी और पूरा एनडीए उनके समर्थन के लिए आया। तो जो 400 पार का नारा दिए हैं प्रधानमंत्री जी, वो मिलेगा? वो हम लोग आसानी से पार कर लेंगे। हमारे साथ तो चाचा भी यहाँ पे थे, तो चाचा इंडिया की हिस्सा है। चिराग भी ये तो वही बताएंगे, पर जिस तरीके से हम लोग पूरे गठबंधन के तमाम घटक दल एक साथ आए, ये हम लोग की ताकत है। सौभाग्यशाली उत्तर प्रदेश की जनता है और हम लोग गंगा पुत्र भी सौभाग्यशाली हैं। नेतृत्व करते पूरे देश के निषादों के हितों के लिए कानून बनाए, पूरे निषाद एक मुश्त तोड़ देकर मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बना रहे और बनारस के लोग और सौभाग्यशाली गंगा के किनारे कि फिर मोदी जी प्रधानमंत्री यहाँ से। आप 400 पार का नारा दे रहे हैं, कैसे उसमें करेंगे जबकि वोट परसेंटेज जो है काफी कम हुआ है? 325 पहले जीता था, 72 सेकंड थे और जिनके वजह सेकंड थे वो सारे साथी हमारे साथ आ गए। पीएम मोदी ने नामांकन से पहले काशी के लिए भावुक होकर संदेश भी दिया। पीएम मोदी ने कहा, मैं भावुक हूँ, भाव विभोर हूँ। आज माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। अपनी काशी से मेरा रिश्ता अद्भुत है, अभिन्न है और अप्रतिम है। वहीं पीएम मोदी में तीसरी बार नामांकन को लेकर जो उत्साह दिखा, वैसी ही उमंग पीएम मोदी के प्रस्तावकों में भी दिखाई दी। मंत्री जी को मैंने बधाई रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से दिया है, जनता की तरफ से दिया है कि मतलब हम बिल्कुल नहीं मानेंगे हार, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे हार, हम करेंगे 400 पार। तो अंदर बात हुई है मोदी जी से? मोदी जी बात हुई। मैंने जो शुभेच्छा देते हुए तो मैंने बताया कि भाई कांग्रेस पार्टी की होने वाली है हार, फिर क्यों नहीं हम करेंगे 400 पार। महाराष्ट्र में पूरी तरह से हमारी महायुति है, एनडीए का जो गठबंधन है मोदी जी के नेतृत्व में, और महाराष्ट्र में हमारी तीनों एनसीपी, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी और आरपीआई का जो गठबंधन है, ये सशक्त गठबंधन है और उसमें बहुत अच्छे तरह से
हमारी शानदार विजय महाराष्ट्र में भी होगी और देश में भी मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाएगी। पीएम मोदी के प्रस्तावकों में गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा, संजय सोनकर शामिल रहे। प्रस्तावकों के जातीय समीकरण की बात करें तो इसमें ब्राह्मण, ओबीसी और दलित का समावेश तो शामिल ही रहा। साथ ही गणेश्वर आचार्य राम मंदिर के मुहूर्त निकालने वाले पंडित भी हैं। पीएम मोदी एक बार फिर से काशी के कुरुक्षेत्र में दिल्ली फतेह के लिए मैदान में हैं। पीएम मोदी ने 2014 और 2019 में वाराणसी से भव्य जीत दर्ज की थी। काशी के लोगों का पीएम मोदी के लिए उमड़ता प्रेम साबित करता है कि एक बार फिर काशी मोदी के राजतिलक के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। वाराणसी में कल भव्य रोड शो और काशी के लोगों के बीच उमड़े जनसैलाब से पीएम मोदी ने शक्ति प्रदर्शन तो किया ही, आज नामांकन के दौरान एनडीए के नेताओं की एकजुटता से विपक्ष को भी साफ संदेश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। काशी ने इतना प्यार दिया कि बनारस के। और अब बात पीएम मोदी के नामांकन और शक्ति प्रदर्शन की हो रही है, तो आपको यह भी बता देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के पास कितनी संपत्ति है। एफिडेविट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के पास 52,920 रुपए कैश हैं। वहीं पीएम के पास कुल संपत्ति 3 करोड़ 2 लाख रुपए की है। और पीएम मोदी की आय पिछले 5 साल में 87 लाख रुपए बढ़ी है। साथ ही बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, जैसे मकान, जमीन या फिर कोई प्रॉपर्टी प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं है। साथ ही पीएम मोदी के पास कोई म्यूचुअल फंड भी नहीं है। नरेंद्र मोदी ने काशी से तीसरी बार नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन में दिए गए एफिडेविट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास करीब 3 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें करीब 2 करोड़ 85 लाख का उनका फिक्स डिपॉजिट है। प्रधानमंत्री के पास 4 अंगूठियां भी हैं, हालांकि वो पहनते नहीं, लेकिन उन्होंने बरसों से उसे संभाल के रखा है। प्रधानमंत्री के पास ना ही कार है, ना ही अपना घर है। अकाउंट की बात करें तो उनके पास 2 अकाउंट है, एक गुजरात में तो दूसरा बनारस में। बनारस के अकाउंट में भी करीब 7,000 रुपए है। कैश की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास करीब 52,000 रुपए कैश है। शिक्षा की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है। प्रधानमंत्री ने एफिडेविट में यशोदाबेन का नाम पत्नी के रूप में दर्ज किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है ये सभी जानकारी नामांकन के दौरान अपने एफिडेविट में। कैमरा बंटी के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। एक तरफ पीएम मोदी 7वें चरण में होने वाले वाराणसी में चुनाव के लिए पर्चा दाखिल कर रहे थे, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया है। अमित शाह ने कहा कि 380 सीटों पर अब तक चुनाव हो चुके हैं और 4 चरण में ही बीजेपी 270 सीटें जीत चुकी है। उन्होंने कहा कि अब हमारी असर 400 पार पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 4 चरण में ही बहुमत हासिल कर चुके हैं। आपको अमित शाह का वो बयान भी सुनाते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि अभी हमने बहुमत हासिल कर लिया है और आने वाले 3 चरणों के चुनाव में 400 पार का आंकड़ा भी छू लेंगे। 4 चरण पूरे हो गए हैं, 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 80 सीटों का चुनाव पूरा हो, 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। और अब बात 5वें चरण की कर लेते हैं, क्योंकि इसी चरण में कांग्रेस की अग्नि परीक्षा होने वाली है। दरअसल रायबरेली और रायबरेली में 5वें चरण में चुनाव होना है और जिसके लिए बीजेपी ने, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में। चुनाव प्रचार एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ अमेठी में स्मृति ईरानी के समर्थन में वोट की अपील करने पहुंचे, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी सियासत की विरासत बचाने में जुटी हुई है।
अमेठी रायबरेली में डेरा लगातार नेताओं का लगा हुआ है ताकि 2019 की वाली गलती न हो सके। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि अमेठी रायबरेली की लड़ाई कैसे अब दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। पांचवें चरण की सबसे हॉट सीट अमेठी और रायबरेली, जहां सबकी नजर राहुल गांधी और स्मृति ईरानी पर टिकी है। बात विकास बनाम परिवारवाद की हो रही है और बड़े बड़े नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनाधार जुटाने के लिए मंच पर उतर चुके हैं। दरअसल दूसरी बार जीत के लिए स्मृति ईरानी अमेठी में अपना घर बना चुकी हैं, तो प्रियंका गांधी पिछले कई दिनों से रायबरेली में डेरा डाल चुकी हैं, ताकि रायबरेली के साथ अमेठी तक अपनी पकड़ बना सकें। लेकिन जो तस्वीर आज अमेठी के जगदीशपुर से आई वो कांग्रेस के लिए चुनौती से कम नहीं, क्योंकि स्मृति ईरानी के पक्ष में वोट मांगने के लिए खुद सीएम योगी जनता के बीच नजर आए। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का जो परिवार यहां से प्रतिनिधि बनकर के, सांसद बनकर के जाता था, देश का नेतृत्व करता था, अगर उनके सभी कार्यकालों को मिलाकर के देख लिया जाए तो वह उतनी बार नहीं आए होंगे जितनी बार मात्र 5 वर्ष में स्मृति ईरानी जी अमेठी संसदीय क्षेत्र का दौरा किए। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि स्मृति जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। ये हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में ये देश को प्रमाणित कर दिया कि लोकतंत्र में जमीन पर रहकर जब संगठन और सरकार काम करती है तो बड़े बड़े शहजादों की किले को ढाने की हिम्मत सामान्य वोटर में आ जाती है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला दिलचस्प होने वाला है और इस मुकाबले को और खास बनाने के लिए खुद प्रियंका गांधी छोटी छोटी जनसभा के जरिए जनता के बीच मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं। कोशिश इसलिए क्योंकि बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण से लेकर संपत्ति बंटवारे को मुद्दा बना दिया है। उनके स्तर के व्यक्ति आपको कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ, कांग्रेस पार्टी धर्म विरोधी है, तुम्हारे वो भैंस चुरा लेंगे। बताइए, प्रधानमंत्री के स्तर की बात है ये कि आपके गहने हैं, कांग्रेस पार्टी एक्सरा लाएंगे, अपने घरों में घुसेंगे, आपके मंगलसूत्र, आपका सोना ढूंढेंगे एक्सरे की मशीन से और उसको लेके किसी और को दे देंगे। आपके पास 2 घर है तो 1 घर ले जाएंगे, आपके पास 2 गाड़ी है तो 2 गाड़ी ले जाएंगे और 2 भैंसे हैं तो 1 भैंस ले जाएंगे। अमेठी और रायबरेली की पिक्चर किसके लिए हिट, किसके लिए फिट बैठने वाली है, इसे वोट प्रतिशत से भी समझा जा सकता है। अमेठी में 2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम को समझें तो बीजेपी को 49% वोट मिले, वहीं इस चुनाव में कांग्रेस को महज 43% ही वोट मिले। बात रायबरेली की करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 55% वोट मिले जब सोनिया गांधी चुनाव मैदान में थी, और बीजेपी 21% से 38% वोट शेयर पर पहुंच गई। यानी जब राहुल गांधी अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने चुनाव लड़े तो उनकी करारी हार हुई। तो अब राहुल गांधी की डगर अमेठी छोड़ रायबरेली है, जहां सोनिया गांधी को मिले वोट प्रतिशत को बचाने के साथ विरासत की सियासत को कायम रखने की डबल चुनौती है। और इसी कोशिश में प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में डेरा जमा चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ चुनावी मैदान में दम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने खोते जनाधार को बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ अब मायावती भी इंडिया गठबंधन के वोट बैंक में डेंट मारने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। दरअसल आज झांसी के कुरुक्षेत्र में तीनों नेता मंच से चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, जिसमें दावे और वायदों के साथ साथ घोषणा पत्र पर भी सवाल खड़े किए गए। आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं कैसे मायावती, अखिलेश यादव और राहुल गांधी को चुनौती दे रही है मायावती। यूपी के रण में 2 लड़के दम दिखा रहे हैं, 7 साल बाद आपसी तालमेल बिठा रहे हैं और एक साथ मंच पर चुनावी गदा लहरा रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा रैली झांसी में हुई।
जहां दोनों नेताओं ने उन तमाम मुद्दों को उठाया जिसके भरोसे वो चुनावी मैदान में हैं। अखिलेश यादव ने कहा ये चुनाव संविधान बचाने का है। राहुल गांधी ने कहा महिला को लखपति बनाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा देश में महंगाई चरम पर है। राहुल गांधी ने कहा अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे। और इन्हीं दावों वादों के साथ दोनों आवाज बुलंद करते दिखे। और इस बार झांसी के लोग भारतीय जनता पार्टी की विदाई की झांकी की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग किसानों की आय दोगुनी की बात कर रहे थे, हमारे झांसी के किसान नौजवान जानते होंगे, इनके 10 साल की सरकार में किसानों की लूट हुई। ये लड़ाई जो है, इलेक्शन जो है, पहली बार ये इस संविधान को बचाने का इलेक्शन है। भाइयों और बहनों, जो भी आपको मिला है, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटी को, गरीब जनरल कास्ट को, वो इस किताब ने आपको दिया है। इसके बिना हिंदुस्तान के गरीब लोग कहीं के नहीं रहेंगे। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को टक्कर देने वाली मायावती भी आज झांसी में चुनाव प्रचार करती नजर आईं। उन्होंने न सिर्फ अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे, बल्कि मायावती ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा विपक्ष का घोषणा पत्र सियासी जाल है, उसमें फंसना नहीं है। लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी मिशन 80 के लक्ष्य को साधने के मकसद से मैदान में है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी यूपी में कांग्रेस के खत्म होते जनाधार को बचाने के लिए साइकिल पर सवार हैं। ऐसे में मायावती का अकेले चुनाव लड़ना विपक्ष के लिए तनाव से कम नहीं, क्योंकि जब भी हो, जहां भी हो, मायावती इंडिया गठबंधन को टक्कर देने के लिए पहुंची जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।